बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा नेक्सस है संदीप घोष का, जिसको मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ। ये कुछ डेड बॉडी जो है बगैर पेशेंट पार्टी के, मर्जी के, कंसेंट के और फॉरेंसिक मेडिसिन के एचओडी के बिना नॉलेज के ये वर्कशॉप में दे दिए थे। तो इसके अगेंस्ट में एक इंक्वायरी कमेटी हुई थी, नेशनल कमीशन में कंप्लेन भी हुई थी, हाई कोर्ट में भी बिहार हुआ था। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपने पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा तक के बाद हम क्या कर सकते हैं। हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा सर कोऑपरेट नहीं किया। पहले से काम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। जब से कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, तब से इस कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नाम भी सुर्खियों में बना हुआ है। सीबीआई उनसे पिछले 6 दिनों से लगातार पूछताछ कर रही है। 9 अगस्त को ये जघन्य घटना सामने आई थी, जिसने पूरे देश को शर्मसार किया। वैसे संदीप घोष पर आरोप कोई नई बात नहीं है। विवादों से उनका पुराना नाता रहा है, लेकिन इस विवाद में वह बुरी तरह से फंस चुके हैं और सीबीआई की जांच के घेरे में है। सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में डॉक्टर का शव मिलने के बाद इस घटना को लेकर संदीप घोष की भूमिका को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह सवाल उठाए गए हैं। अदालतों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रमुख के रूप में उनके इस्तीफे के कुछ घंटों बाद उसे दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त करने के मामले पर ममता बनर्जी सरकार के आश्चर्यजनक कदम पर भी सवाल पूछा गया है। संदीप घोष के सुर्खियों में आने से भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार ने डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद उनका समर्थन किया। ये कोई पहला मामला नहीं है जब संदीप घोष विवादों में फंसे हैं। संदीप घोष का विवादों से पुराना नाता रहा है। संदीप घोष के विवादों के बारे में आपको बताएं, उससे पहले आइए संदीप घोष के कैरियर पर एक नजर डाल लेते हैं। संदीप घोष ने कोलकाता के पास बोंगांव हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की। मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल की और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई किया। संदीप घोष ने 1994 में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बन गए। इसके बाद तो वह लगातार प्रगति करते गए और 2021 में जिस कॉलेज से पढ़ाई की वहीं के प्रिंसिपल बन गए। इस पोस्टिंग से पहले उन्होंने कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में उप प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया। प्रिंसिपल का पद संभालने के बमुश्किल 2 साल बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य सतर्कता आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। अख्तर अली ने बताया कि मेरी शिकायतों में से एक बायोमेडिकल कचरे की तस्करी थी। हम सभी जानते हैं कि इस्तेमाल की गई सिरिंज और उपयोगकर्ता के हाथ के दस्ताने जैसे मेडिकल कचरे का निपटान कीटाणु शोधन मानदंडों के अनुसार किया जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर संदीप घोष इस सामग्री को बांग्लादेशी नागरिकों को बेचते थे। ये उनके करप्शन के अगेंस्ट में, उनके मैल प्रैक्टिस के अगेंस्ट में, फाइनेंशियल लिटिगेशन और कुछ स्कैम था जिसके अगेंस्ट में मैंने कंप्लेन लगाया था। आज मैंने हाई कोर्ट में केस भी फाइल किया है, क्रिमिनल केस किया है। वो केस रजिस्टर हो गया और उसका वो कल एडमिशन हियरिंग है, तो ये देखते हैं। फिर हाई कोर्ट से मैंने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी अपील किया है, क्योंकि मुझे भी धमकियां आ रही हैं
और ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा नेक्सस है संदीप घोष का, जिसको मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ। ये बहुत सारे जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का, जैसे डेड बॉडी का, जैसे टेंडर दे करके कमीशन लेना, छात्रों को फेल कराना, फेल करके पैसे लेना, और जैसे इलीगल जो स्टॉल कियोस्क है ये सब बिना टेंडर वगैरह के रेंट पे देना। तो इस तरह का बहुत सारा इरेगुलरिटीज है, इसमें डेड बॉडी भी एक है। तो मैं चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी हो ऊंचे लेवल में और उनको सजा मिले और उनका ये रैकेट जो है इसका पर्दाफाश। ये कुछ डेड बॉडी जो है बगैर पेशेंट पार्टी के, मर्जी के, कंसेंट के और फॉरेंसिक मेडिसिन के एचओडी के बिना नॉलेज के ये वर्कशॉप में दे दिए थे। तो इसके अगेंस्ट में एक इंक्वायरी कमेटी हुई थी, नेशनल कमीशन में कंप्लेन भी हुई थी, हाई कोर्ट में भी पीएल हुआ था। जी, डिपार्टमेंट ने कोई इंक्वायरी नहीं बैठाई? बहुत कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन पता नहीं आज तक कुछ हुआ नहीं इनका आज तक अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि काफी रसूख वाले रहे हैं। हाँ, ये तो समझ में आता है क्योंकि दो मरतबा इनका ट्रांसफर हुआ, फिर ट्रांसफर होने के बाद दोबारा आके ये पोस्ट पे बैठ गए। आपको लगता है कि डायरेक्ट जो हेल्थ मिनिस्टर है उनका इनके साथ में कोई? नहीं, ये मुझे नहीं लगता, और ये मेरे लिए बोलना मुनासिब भी नहीं होगा क्योंकि जो चीज मेरे नॉलेज में नहीं है मैं कैसे बोल सकता हूँ। आपका भी वहाँ से ट्रांसफर किया गया था, क्या वजह थी? ट्रांसफर क्योंकि मैंने इनका पर्दाफाश किया था, इनको एक्सपोज किया था, तो इसलिए मेरा ट्रांसफर इन्होंने करवाया। लेकिन देखिए, ट्रांसफर एक चीज है कि सरकारी नौकरी में ट्रांसफर हो ही सकता है, उससे मैं घबराया नहीं हूँ, न परेशान हूँ। ये जब केस चल रहा था तो जो आरजी करके रोगी कल्याण समिति के चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा था कि यहाँ काफी ग्रुप चलते हैं 2-3, जिसका शिकार संदीप घोष को बनाया जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है। संदीप घोष खुद करप्टेड आदमी है और वो एक माफिया के जैसा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। अनक्लेम्ड बॉडी की जो बात कर रहे हैं आप, वो क्या बांग्लादेश से कहीं ना कहीं? नहीं, कहाँ जाती थी ये नहीं पता, लेकिन वो इससे बेनिफिटेड होते थे, कुछ करते थे, क्योंकि इसके अगेंस्ट में ब्लैक एंड व्हाइट कंप्लेन हुआ था। अगर आप खोज करेंगे तो नेशनल कमीशन का पोर्टल में भी आपको मिल जाएगा, हाई कोर्ट में भी पीआईएल हुआ था। तो जो अभी अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ है, वो क्या संदीप को जानते थे पहले से? देखिए, मैंने जब उसके फोटो टीवी में और वीडियो देखा तो मेरे जहन में अचानक से आया कि ये बंदा जो है तो संदीप घोष के अंदर ही काम करता था। तो बस ये जानता था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसको डॉक्टर संदीप घोष के साथ देखा था। 2 साल पहले आप जब वहाँ पे थे, सारे एलिगेशंस 2 साल पहले नहीं, मैं सितंबर 2023 में वहाँ से आया हूँ। 2 साल अभी सारे नहीं हुआ। एलिगेशंस तब के हैं। अब ये इंसिडेंट हुआ है तो इसमें संदीप घोष का इन्वॉल्वमेंट आपको कहाँ तक लगा है? देखिए, ये जो इंक्वायरी चल रहा है तो इसके लिए मेरा अभी बोलना मुश्किल है, क्योंकि ये एक्सपोज होंगे, अगर कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा तो अवश्य एक्सपोज होंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्या आप सीबीआई के पास जाएंगे हेल्प के लिए? देखिए, मैंने कोर्ट को फाइल किया करप्शन और ये जो स्कैम है इसके अगेंस्ट में, और आज हाई कोर्ट ने उसको रजिस्टर भी कर लिया। कल एडमिशन हियरिंग है। हाँ, मैंने सीबीआई और ईडी को इंटरवीन करने के लिए कहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेक्सस संदीप घोष चला रहे हैं, इसको तोड़ना, एक्सपोज करना जरूरी है। ये भविष्य के लिए, बच्चों की जिंदगी के लिए, ये देश के हित में होगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मल्टी हॉस्पिटल से कनेक्टेड तो नहीं है? देखिए, ये मैं चाहता हूँ पर्दाफाश हो, उसके बाद ही मैं कुछ बताऊँ। संदीप घोष की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अख्तर अली ने बताया कि संदीप घोष स्टूडेंट्स के एक ग्रुप के लिए खुद शराब खरीदता था और उन्हें गेस्ट रूम में पार्टी करने के लिए कहता था। इसके बाद इन्हीं छात्रों का इस्तेमाल घोष अस्पताल में अपना हुक्म चलाने के लिए करता था। अख्तर अली ने संदीप घोष पर परीक्षा में फेल न करने और इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट देने के नाम पर छात्रों से लाखों रुपए तक वसूलने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि इस बारे में 13 जुलाई 2023 को राज्य सतर्कता आयोग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय को भी लिखित शिकायतें भेजी गई थी। अख्तर अली ने जानकारी दी कि उन्होंने कई शिकायतें भेजी और सरकार को इस बारे में अलर्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टे उनका ही ट्रांसफर आरजीकर मेडिकल कॉलेज से कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मामले में उन्हें उनकी पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्यों को धमकी भरे फोन किए गए। फोन करने वालों ने कहा कि अगर वे चुप नहीं रहे तो उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। अख्तर अली ने बताया कि संदीप घोष सुरक्षा के लिए अपने साथ करीब 20 गार्ड और 4 बाउंसर रखता था। बहुत ही करप्टेड आदमी है वो। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना, और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था
पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राज आप बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। और वो खुद उनके सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था, प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा है बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बहुत प्रभावशाली है आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल इन्फ्लुएंशियल पावरफुल है, क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था। मैं 2023 साल जुलाई में मैंने कंप्लेन किया था। विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन ब्यूरो, शास्त्री भवन हेडक्वार्टर में भी उनका ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन वो ट्रांसफर ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक हो गया। उनको फिर प्रिंसिपल पोस्ट पे ही दे दिया गया। वो रिजाइन देना चाहते थे लेकिन ये सब नाटक था, ये खेल था उनका। मैंने बताया ना, कुछ उनका पेट स्टूडेंट है जो उनके लिए आंदोलन करते हैं। आंदोलन भी वो खुद करवाते हैं पावरफुल होने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने के लिए। इसके पहले एक आंदोलन 1 महीना के ऊपर चला, तो वो सब एक मास्टरमाइंड उनका प्लान है। ये भी उनका एक प्लान था, ये आई वश और कुछ नहीं। और फिर जो है 8 घंटे के अंदर उनको नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल पोस्ट दिया गया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल हाई कोर्ट का, जिसने उनको कंपलसरी लीव में जाने के लिए कहा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की ट्रेनिंग महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अस्पताल और ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाया है। उन्होंने मामले में प्रशासन के लापरवाही भरे रवैये पर भी सवाल उठाए हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए एक और बलात्कार का इंतजार नहीं कर सकते हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि अब वर्क प्लेस पर महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में देश जमीनी बदलाव के लिए एक और बलात्कार होने का इंतजार नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा अधिनियम डॉक्टरों और मेडिकल वर्कर्स के लिए संस्थागत सुरक्षा मानकों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने एफआईआर में देरी को लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि इस क्राइम के बारे में सुबह ही पता चल गया था, लेकिन प्रिंसिपल इसको आत्महत्या बताकर टालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पीड़िता के माता पिता को भी उसकी बॉडी नहीं देखने दी। मर्डर की कोई एफआईआर भी नहीं दर्ज की गई। इस पर ममता बनर्जी सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, ऐसा नहीं है। जैसे ही पता चला कि यह एक मर्डर है तो तुरंत एफआईआर दर्ज कर दी गई। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अस्पताल के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब महिला डॉक्टर के माता पिता वहां मौजूद नहीं थे तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी थी कि वह एफआईआर दर्ज करवाए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि महिला डॉक्टर के अंतिम संस्कार के लिए बॉडी कब माता पिता को दी गई। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि रात को 8:30 बजे। सीजेआई ने आगे पूछा कि एफआईआर रात को 11:45 पर दर्ज की गई, यानी बॉडी हैंडओवर करने के 3 घंटे बाद। ऑटोप्सी दोपहर 1:45 से 4 बजे के बीच हुई, जिसमें साफ हो गया कि महिला डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ है। फिर भी रात को 11:45 पर क्यों एफआईआर दर्ज कराई गई? प्रिंसिपल और हॉस्पिटल क्या कर रहे थे? पीड़िता के माता पिता वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए ये हॉस्पिटल की ड्यूटी थी कि एफआईआर दर्ज करवाए। कपिल सिब्बल ने इस पर जवाब दिया, बॉडी की फोटो लिए जा रहे थे और तुरंत अननेचुरल डेथ का केस शुरू किया गया। हमने एक बोर्ड बनाया और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 15 अगस्त की रात हॉस्पिटल में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर भीड़ के हमले को लेकर भी चिंता जताई और डॉक्टरों की सेफ्टी के लिए कड़े इंतजाम करने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने को कहा है। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने बुधवार को बड़ा एक्शन लिया है। ममता सरकार ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रिंसिपल के पद से डॉक्टर सुहृता पॉल को बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा अस्पताल के अधीक्षक और चेस्ट विभाग के विभागाध्यक्ष को भी बर्खास्त कर दिया गया है। यह एक्शन तब लिया गया जब अस्पताल में 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ छात्रों ने स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय की ओर मार्च किया। दरअसल
प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में अपनी मांगे उठाई। उन्होंने यह भी मांग की कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट कम वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल जैसे सभी प्रशासनिक पदों पर बैठे लोग जो तोड़फोड़ की रात अस्पताल में मौजूद थे, उन्हें बर्खास्त किया जाए। सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने आधिकारिक तौर पर प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को कुछ नहीं बताया है। आपको बता दें, डॉक्टर सुरिता पॉल को तब आरजीकर अस्पताल का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था जब पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने भयावह बलात्कार हत्या मामले पर हंगामे के बाद इस्तीफा दे दिया था। हालांकि संदीप घोष को जल्द ही कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया, जिससे एक और विवाद खड़ा हो गया था। कोलकाता के रेप और मर्डर केस में बुधवार को सीबीआई लगातार छठे दिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है। पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, लिहाजा सीबीआई संदीप घोष से संगीन वारदात के तमाम पहलुओं की बारीकी से पड़ताल करना चाहती है। इधर संदीप घोष पर अब सवालों का शिकंजा भी कसता जा रहा है। संदीप घोष बुधवार को भी सीबीआई दफ्तर पहुंचे, लेकिन अभी जुबान खामोश है। जिस अस्पताल में रेप के बाद डॉक्टर की बेरहमी से हत्या की गई, उसी कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष पर अब सवालों का शिकंजा कसता जा रहा है। ये शिकंजा है जांच एजेंसी सीबीआई का, जो 6 दिनों से लगातार संदीप घोष से सवाल जवाब कर रही है। दूसरा शिकंजा है सुप्रीम कोर्ट का। एक दिन पहले ही अदालत ने संदीप घोष को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार से कई अहम सवाल पूछे। जो गंभीर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उठाए, उसी के इर्द गिर्द सीबीआई लगातार कड़ी नजर बनाए हुए है। जूनियर महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में जांच एजेंसी कई अहम तथ्य जानना चाहती है, क्योंकि संदीप घोष वारदात के समय आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उनकी भूमिका संदिग्ध दिखी है, उनकी कथनी और करनी में फर्क दिखा है। लिहाजा सीबीआई ने अब तक 4 अहम सवालों के जरिए संदीप घोष पर शिकंजा कसा है। पहला सवाल, वारदात की सूचना मिलने पर क्या किया? दूसरा सवाल, वारदात के बाद किन किन लोगों से बात की? वहीं तीसरा सवाल, पीड़िता की डेड बॉडी के लिए परिजनों को 3 घंटे तक इंतजार क्यों कराया? जबकि चौथा सवाल, किसके कहने पर सेमिनार हॉल के पास रिनोवेशन के आदेश दिए गए थे? इन अहम सवालों के साथ सीबीआई लगातार बुधवार को छठे दिन भी घोष से पूछताछ कर रही है, लेकिन सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पूर्व प्रिंसिपल के दर्ज कुछ बयान अन्य लोगों के बयान से मेल नहीं खाते, लिहाजा शक गहरा गया है। अब जांच एजेंसी उसके कॉल डिटेल्स और चैट की डिटेल्स की जांच भी करेगी। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और पश्चिम बंगाल सरकार के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। अदालत ने पूछा, सवाल नंबर 1, क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताया? सवाल नंबर 2, क्या माता पिता को 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया गया? सवाल नंबर 3, रेप एंड मर्डर केस में एफआईआर दर्ज कराने में देरी क्यों हुई? सवाल नंबर 4, वारदात के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल क्या कर रहे थे? जबकि सवाल नंबर 5, तत्कालीन प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइन कराया गया? इस बीच पीड़िता के पिता का बयान भी सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि जांच तो चल रही है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ भी निकलकर सामने नहीं आ रहा है। चलिए चलते चलते पीड़िता के पिता का ये बयान भी सुन लेते हैं। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इसकी जो इंक्वायरी चल रहा है, इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? संदीप घोष, हाँ, पहले ही दिन आप उनसे मिले थे, जिस दिन नहीं हमसे बात नहीं हुआ, उसके कोई बात नहीं। वो ना उन्होंने जरूरत पड़ा कोई सिग्नेचर विग्नेचर का, उन्होंने बोला हम उनको हमारा ऑफिस में आने के लिए बोलो। उनका रवैया कैसे था घटना वाले दिन? एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। अब क्या ऐसा हुआ था कभी कि आपकी बेटी ने कॉल करके बताया हो कि अस्पताल में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही है या कुछ ऐसा बात? नहीं, वो ये सब नहीं बोलते थे। वो बापी को कोई टेंशन आए, बापी माँ को कोई टेंशन है, ये सब बात घर में कभी नहीं बोलते थे। आप लोग इनसाइडर की बात कर रहे हैं, वो किसके ऊपर आप लोगों का शक है? पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है।
प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा, उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। और सीपी थोड़ा हमको क्या बोले मलहम लगाना जो है ना वैसे ही कर रहा था। अगले दिन तो कोलकाता पुलिस के ऑफिसर भी आपसे मिलने आए थे, हाँ, वो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने भी आश्वासन देके चला गया, लेकिन हम लोग को देखा जो आश्वासन उन्होंने दे रहा है वो हम लोग ठीक नहीं लगा, इसलिए सीबीआई के पास गया। अंतिम संस्कार की जो बात आ रही है हाँ। कि जबरन करवाया गया, क्या ऐसा है कि आप लोग नहीं चाहते थे तुरंत अंतिम संस्कार हो और करवा दिया गया? तो जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्यों, क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया, आप लोग भी तो थे वहाँ पे। नहीं, इसमें तो क्या उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर हो गया। हम उसके तो मेरा क्या बोलेंगे उसको। 3 बॉडी में से पहले आपकी बेटी की बॉडी जलाया गया। किसने फोर्स किया था ये? क्योंकि उस समय निर्मल जो टीएमसी के यहाँ के विधायक है वो भी थे साथ में। वो तो हम पहले से ही मेरा साथ में था, वो जो क्या बोले दोस्त समान ही है। उन्होंने भी नहीं बोला कि नहीं जांच आगे हो जाए उसके बाद अंतिम संस्कार? नहीं, सब लोग ही हम लोग को मलहम लगाने का जल्दीबाजी में मलहम लगाने के लिए जल्दीबाजी था। अभी अगर ओवरऑल आप देखेंगे, जिस तरह से इंक्वायरी चल रही है, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरह से सीएम का जो भी बयान आ रहा है, इन सब को लेकर आप क्या बोलेंगे? सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया। सीएम की भूमिका से आप नाखुश हैं? अभी तो नाखुशी है। एक और बात, जैसे बोला जा रहा था कि राज्य सरकार की तरफ से कंपनसेशन देने की बात आ रही थी। हाँ, बात वो बोला है। हम लोग पहले से उन्होंने जब पहला बोला हम ना कर दिया है। हम नहीं इसको तो नहीं बोला है उन्होंने। हम तो जब कंपनसेशन के बारे में बोला है, हम लोग दोषी का सजा मिलने के बाद जाएंगे आपका पास और कंपनसेशन के बारे में उस टाइम में बात होगा। और 20 में एक आर्टिकल 7 से गिर कर हम लोग भी मालूम नहीं है। अभी आप लोगों की आखिरी डिमांड एक जस्टिस ही है, राज्य सरकार की क्या है? वही जस्टिस देने का मदद करे। सर आप संदेह जता रहे थे जहाँ पे बॉडी था वहाँ पे शायद आप लोगों को दिखाने के लिए जो इंसिडेंट हुआ अलग जगह जो हो सकता है। क्या देखा आपने, क्या ये तो नहीं, इसके बारे में तो हम नहीं जानते ना। আপনাদের মাধ্যমে আমি সমস্ত বিশ্ববাসীকে একটা বার্তা দিতে চাই, আমরা সন্তানরা বাবা মা